अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर ज़माना नज़्म रहे नाम अल्लाह का इसकी अहम MCQs का जायज़ा लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम बात ये याद रखिएगा कि नज़ीर अकबर आबादी एक ट्रेंड सेटर, जिसे हम आज की ज़ुबान में कहें रुझान साज शायरों में से एक थे कि किसी ज़माने में जब शायरी सिर्फ कुछ चंद एक मखसूस मौज़ूआत का नाम थी, और वो मौज़ूआत भी ऐसे जिनकी दिलचस्पी सिर्फ उस ज़माने के शुरफा में या उमरा में होती थी, उनसे हटकर नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी में आम लोगों की दिलचस्पियों का जिक्र किया, उनके मेले ठेलों का, उनके त्योहारों का। ऐसी मौज़ूआत को वो अपनी शायरी में उन्होंने शामिल किया जो आम तौर पर कभी भी शायरी के शाया निशान समझे नहीं जाते थे। इसीलिए उस दौर में, उस वक्त में इनको नज़रअंदाज किया गया, बल्कि इनकी शायरी का, इनके शायर होने ही का इनकार किया गया। लेकिन जब वक्त बदला और जब मयाल ये ठहरा कि अदब वही है जिसमें एक आम इंसान का अक्स नज़र आता हो, उसकी ज़िंदगी नज़र आती हो, उसकी दिलचस्पी नज़र आती हो, तो फिर आज के नक्काद को ये कहना पड़ा कि नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर थे, जमहूरी शायर थे। तो इन्हें उर्दू का पहला अवामी और जमहूरी शायर होने का शरफ हासिल है। तो चलिए मुख्तसर से तारुफ के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला है कि उर्दू शायरी में इनको पहला अवामी और जमहूरी शायर कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अकबर आबादी, मीर हसन, मीर अनीस से जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। याद रखें कि जमहूर के मायने अवाम के होते हैं, इसी से लफ्ज़ जमहूरियत निकला, एक ऐसा निज़ाम जिसमें अवाम की हुकूमत हो, अवाम के नुमाइंदे मुंतखब करें और वो हुकूमत अवाम ही के लिए। तो ये असल में जमहूरियत की तारीफ। अगली हमारे पास देखें, अगली MCQ है कि बरसात की बहारें, आदमी नामा, बंजारा नामा और हंस नामा इनकी मशहूर नज़में हैं। 4 ऑप्शन हैं, सही जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। निसाब में शामिल नज़्म रहे नाम अल्लाह का के शायर हैं। 4 ऑप्शन हैं, सही जवाब वही नज़ीर अकबर आबादी है। उसके बाद इस नज़्म के हवाले से कुछ MCQs हैं कि लफ्ज़ साहिब मकदूर के मायने हैं हैसियत वाला, कुदरत वाला, तकदीर वाला, मुकद्दर वाला। सही जवाब हमने आज किया कुदरत वाला। इस नज़्म के पहले बंद की रदीफ है। अब देखिए बंद, अभी हम आगे थोड़ा सा इसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि शेर देखिए 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, यानी जिसे हम अंग्रेज़ी में लाइन कहते हैं। तो 2 लाइनें मिलकर शेर बनाती हैं, लेकिन बंद जो होता है वो 2 से ज़ायद मिसरों पर मुश्तमिल होता है। चलिए हम इसकी आगे तफसील देखते हैं। तो इस नज़्म के पहले बंद की रदीफ है आम रहेगा ना रहे नाम अल्लाह का। सही जवाब है रहेगा। अल्फाज के जोड़े में सनत तज़ाद पाई जाती हैं, यानी ऐसे अल्फाज का जोड़ा जो एक दूसरे के उलट हों, मुतज़ाद हों। सरदार, बेज़र, चाँद, सूरज, लौह, कलम, फल, फूल। तो इसमें ज़्यादा बेहतर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ज़रदार और बेज़र। ज़रदार जिसके पास माल व दौलत है, बेज़र जो मुफलिस है, जिसके पास पैसा नहीं है। नज़्म रहे नाम अल्लाह का मरकज़ी ख़्याल है कि इंसान और जुमला कायनात। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान और पूरी की पूरी कायनात जो है वो अबदी हैं, हमेशा हमेशा रहने वाली हैं, मुश्किल में हैं, तग़य्युर पज़ीर हैं, तब्दील होती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ, या फ़ानी हैं, या इन सब का मुकद्दर ये है कि ये फ़ानी है, ख़त्म हो जाएंगी। तो सही जवाब है कि ये सब फ़ानी हैं। अगला वहाँ पे देखेंगे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ अज़रक का सही तलफ़्फ़ुज़ है। अज़रक नीले रंग को कहा जाता है, तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? अज़रक, अज़रक, इज़रक या इज़रक। तो सही जवाब हमारे पास है इसका अज़रक। उसका देखिए अगली हमारे पास MCQ है कि नज़्म रहे नाम अल्लाह का इस हैयत में लिखी गई। इसकी फॉर्मेशन, इसकी तश्कील क्या है, इसकी तरकीब क्या है? इसमें अशार आ रहे हैं, बंद आ रहे हैं, बंद आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं? तो देखिए इस हवाले से याद रखिए कि ये जो लिखी गई है इसका सही जवाब तो है मुसद्दस तरजीबन। लेकिन बेहतर होगा कि यहाँ पर हम एक नज़र डाल लें अशार और मुख्तलिफ जो बंद होते हैं उनके हवाले से थोड़ी सी हम तफसील जान लें। देखिए शेर जो होता है वो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। देखिए यहाँ पर मैंने गज़ल की एक मिसाल ली हुई है कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज़ है ज़ालिम का ज़माने वाला। देखिए इसमें जो हमारे पास ये पहली आप ये लाइन देख रहे हैं,
یہ مصرع کہلاتا ہے، اردو میں مصرع، انگریزی میں لائن کہتے ہیں۔ یہ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا، یہ دوسرا مصرع ہے۔ دو مصرے مل کر کیا بناتے ہیں؟ شعر بناتے ہیں۔ تو اس وقت آپ جو غزل دیکھ رہے ہیں یہ کس پر مشتمل ہے؟ اشعار پر۔ یہ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، یہ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں، یہ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ تو شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بعض نظمیں ایسی ہوں گی، بلکہ اکثر نظمیں ایسی ہوتی ہیں جو اشعار پر نہیں بلکہ بند پر مشتمل ہوتی ہیں۔ بند پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا یونٹ، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس غزل کے یونٹ اشعار پر مشتمل ہے، شعروں پر مشتمل ہے، لیکن ان کا یونٹ شعروں پر مشتمل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا یونٹ تین تین مصروں پر مشتمل ہو یا چار چار، یعنی ہر شعر میں یا دو مصرے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ہاں تین تین مصرے ہوں ایک ساتھ، تین 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 اس طرح سے، یا چار چار مصروں کا بند ہو، پانچ پانچ کا ہو، چھ چھ کا ہو، سات کا ہو، آٹھ کا ہو، نو کا ہو، 10 کا ہو۔ تفصیل ہے کافی لمبی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر دو سے زائد ایک ساتھ آ رہے ہیں تو وہ شعر نہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بند کہلاتا ہے، جسے ہم اسٹینزا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ہماری جو نظم ہے رہے نام اللہ کا، غور کیجئے کہ یہ اشعار پر نہیں بند پر مشتمل ہے۔ مطلب یہاں پر دو دو مصروں کے اشعار نہیں آ رہے، دو سے زائد مصرے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو کتنے مصرے آ رہے ہیں؟ تو دیکھیں گن کے دیکھتے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ پتہ چلا کہ نظم نئے رہے نام اللہ کا، اس میں جو اس کی جو حیت ہے، اس کی جو ہمارے پاس اس کی جو ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اشعار پر نہیں بلکہ بند پر مشتمل ہے۔ اچھا، ہر بند میں کتنے مصرے آ رہے ہیں؟ تو ہم نے گن کر دیکھا کہ ہر بند میں 6 مصرے۔ تو ایسا بند جو 6 مصروں پر مشتمل ہو وہ کہلاتا ہے مسدس۔ اور اسی نسبت سے اس نظم کو ہم کہہ سکتے ہیں، آگے ہماری ایم سی کیو میں آئے گا کہ اس نظم کی حیت کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مسدس حیت میں ہے، یعنی ایک ایسی نظم ہے جو بند پر مشتمل ہے اور ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے۔ اب یاد رکھیں اس میں مختلف بند ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلے کسی ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو 6 مصروں کا مشتمل ہوتا ہے وہ بند کہلاتا ہے مسدس، لیکن اگر 3 مصروں پر مشتمل ہوگا وہ کہلاتا ہے مثلث، یا آپ میتھ میں ریاضی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ 4 مصروں پر مشتمل ہوگا تو وہ کہلائے گا مربع، 5 پر مشتمل ہوگا تو وہ کہلائے گا مخمس، اور 6 اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کہلاتا ہے مسدس۔ اور اسی بند کی بنیاد پر، مخصوص بند کی بنیاد پر اس کی حیت کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہے وہ مسدس حیت میں لکھی گئی ہے، جو 3 مصروں پر مشتمل نظم ہے وہ مثلث حیت میں لکھی گئی ہے، جو 4 مصروں پر مشتمل بند پر مشتمل نظم ہے وہ مربع حیت میں لکھی گئی ہے۔ اگر کسی نظم کا بند 5 مصروں پر مشتمل ہے تو وہ مخمس حیت میں لکھی گئی ہے نظم، اور یہ ہمارے پاس نظم اس میں کیونکہ بند 6 مصروں پر مشتمل ہے لہٰذا یہ مسدس حیت کے اندر موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بند، شعر اور مختلف قسم کے بند جو ہوتے ہیں ان کا کانسیپٹ، ان کا تصور آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہم اور سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی بند ہمیں دیا گیا ہے، اگر اس کے سارے مصرے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ ان بندوں میں سے ہر بند میں کوئی ایک مصرع یا شعر دہرایا جا رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پہلا بند ہے کہ دنیا میں کوئی خاص نہ کوئی عام رہے گا، نہ صاحب مقدور نہ ناکام رہے گا، زردار نہ بے زر نہ بد انجام رہے گا، شادی نہ غم گردش ایام رہے گا، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اب آپ غور کریں کہ اس میں یہ جو مصرع ہے، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا، یہ ہر بند میں آ رہا ہے۔ دوسرا بند پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، اس میں بھی دیکھیے کہ ایک یہی مصرع دہرایا جا رہا ہے، دیکھیے یہ مصرع دہرایا گیا، دیکھیے یہ مصرع دہرایا گیا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی بند میں کوئی ایک مصرع، جیسے کہ یہاں پر مصرع ہے آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا، یا کوئی شعر، ایسا بھی ہو سکتا تھا مثال کے طور پر، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا، بجائے ایک مصرے کے دونوں مصرے، یعنی جب دو مصرے ہو جاتے ہیں تو شعر بن جاتا ہے، یہ پورا شعر سب میں لایا جاتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، صرف ایک مصرع لایا جا رہا ہے، تو شعر بھی دہرایا جا سکتا ہے ہر بند میں اور ایک مصرع بھی۔ اب یہاں پر یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر کوئی ایسا بند آپ کو دیا گیا ہے جس میں کوئی ایک مصرع یا شعر دہرایا جا رہا ہے، ہر بند کا حصہ ہے، تو ہم اس مصرے کو یا شعر کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع یا شعر۔ کیا کہتے ہیں اسے؟
टीप का मिसरा या शेर, क्योंकि यहाँ पर एक मिसरा है तो वो टीप का मिसरा है, यहाँ पर आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि दोनों मिसरे एक साथ मिलकर हर बंद में आ रहे होते, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर टीप का शेर है जो यहाँ पर बार बार दोहराया जा रहा है। ये बात समझ में आई आपके? तो अब ये ध्यान में रखिए कि ऐसा मुसल्लस बंद में भी हो सकता है 3 मिसरों वाले बंद में, मुरब्बा बंद में भी हो सकता है 4 मिसरों वाले बंद में, मुखम्मस बंद में भी हो सकता है 5 मिसरों वाले बंद में, और 6 में तो आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, और आगे मजीद 7-8 में भी हो सकता है। अब जब भी बंद इस तरह का दिया जाए कि जिसमें कोई टीप का मिसरा या शेर आ रहा है, तो याद रखिएगा कि फिर उसके साथ हम एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं, तरजीह बंद। यानी हम कहेंगे कि ये नज़्म मुसद्दस हैत में लिखी गई है, लेकिन मुसद्दस तरजीह बंद में है। यानी इसमें कोई एक मिसरा या शेर ऐसा है जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो मुसद्दस, मुखम्मस, ये तो इस्तिलाह वही रहेगी, लेकिन क्योंकि उसमें एक मिसरा या शेर दोहराया जा रहा है, तो इसके साथ आप इजाफा कर दीजिएगा तरजीह बंद का। उम्मीद है कि बात क्लियर होगी। वापस हम अपने MCQs की तरफ आते हैं। देखिए, तो अब ये था कि नज़्म रहे नाम अल्लाह का इस हैयत में लिखी गई है, मुसद्दस में 6-6 मिसरों के बंद थे। तरजीह बंद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने नोट किया कि वहाँ पर एक मिसरा दोहराया जा रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, टीप का मिसरा। अगर शेर दोहराया जाए तो हम उसे कहेंगे टीप का शेर। फिर कहते हैं कि मुसद्दस तरजीह बंद में होता है टीप का मिसरा या शेर, मतला, मक्ता या मतला सानी। तो सही जवाब है इसका टीप का मिसरा। इस नज़्म में मिसरा है, शेर भी हो सकता है। इस नज़्म में दाम के मानी हैं कीमत, धोखा, हमेशा, जाल, जाल। उसके बाद आखिरी MCQ है कि इस नज़्म के आखिरी शेर में इन 3 असनाफ़ शायरी का जिक्र है। खमसा, नज़्म, फ़र्द। सही जवाब भी यही है, खमसा, यानी ऐसी नज़्म जिसका बंद 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो। नज़्म आप जानते हैं, इसे गज़ल के बिल्कुल अपोजिट इस्तेमाल किया जाता है। नज़्म मुख्तलिफ अशार या बंद पर मुश्तमिल होती है, एक ही ख्याल जो शुरू से आखिर तक जारी रहता है, एक दूसरे से वाबस्ता होता है, हर शेर, हर बंद। लेकिन गज़ल, आप लेक्चर देख लीजिएगा, हमारे एक वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर पहले हम अपलोड कर चुके हैं तफसील से, जिसमें गज़ल के बारे में बात की गई है। जहाँ गज़ल का आमतौर पर हर शेर अलग होता है, उसका दूसरे शेर से ताल्लुक़ नहीं होता। फ़र्द शेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इतना आम नहीं है, लेकिन फ़र्द शेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि अजीज़ तलबा तलबात के आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको इस नज़्म की MCQs की तैयारी में मदद मिली होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।